Students, I hope all of you are safe at home. आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आज हम रिसोर्स संसाधन के बारे में शुरू करेंगे। मीनिंग ऑफ द रिसोर्स, संसाधन का अर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण, रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण। बच्चे जी, संसाधन शब्द के बारे में आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या है? हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो तकनीकी रूप से जिस पर हम तकनीक प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं, वो संसाधन वह सब वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जैसे संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। रिसोर्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सेटिस्फाई आवर नीड्स यानी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ऐसी वस्तुएं जिस पर हम कुछ तकनीकी परिवर्तन करके उसको उपयोगी बना सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, जो सबके लिए आर्थिक रूप से यूज़ करने के लिए उपयोगी हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, वाटर, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स बच्चे जी नया शब्द तो नहीं है, आप पुरानी पिछली क्लासेस में रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कई तरह के रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज दो तरह के मेन, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो प्रकृति प्रदत्त है। हमें जो प्रकृति से रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जल, एयर और रोशनी, सनलाइट, चट्टानें, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ह्यूमन मेड, मनुष्य उन रिसोर्सेज को प्रयोग करके जो मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं वो ह्यूमन मेड कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य वह संसाधन हैं जिन्हें आप सतत कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, जिनका हमारे पास लगातार प्रवाह हो रहा है, और जैसे जल, पवन। और जिसको जैव, जो हमारे पास बायोस्फीयर से प्राप्त हैं, बायोलॉजिकली जो हमारे पास प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक और वनस्पति, जिसको हम नेचुरल वेजिटेशन भी बोलते हैं, और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। दूसरे प्रकार के होते हैं अनवीकरण योग्य, जो कि आगे से पुनः दो प्रकार के होते हैं। पुनः चक्रीय, जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे धातुएं, जिनको पिघलाकर आप फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं अचक्रीय, नॉन साइकिलेबल, जिसे फॉसिल्स और फ्यूल्स कहते हैं। ह्यूमन मेड संरचनाएं एवं संस्थाएं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, संस्थाएं या बिल्डिंग्स या संरचनाएं तैयार की जाती हैं, वो ह्यूमन मेड कहलाती हैं। और उसके अलावा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी मात्रा और गुणवत्ता ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आज हम पढ़ेंगे चार तरह से, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक जो जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोटिक, और जिनमें जीवन होता है, लाइफ होती है, जीवन व्याप्त होता है, जिसमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राणी जात, वनस्पति जात, मनुष्य, फ्लोरा, फाना और ह्यूमन बींग्स, ये सब बायोटिक, जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, और जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता।
निर्जीव वस्तुएं जो जिसमें जीवन पर्याप्त नहीं है, जैसे रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जिसे हम बोलते हैं चट्टानें, धातुएं। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, या संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर 2 उदाहरण दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे जी? बायोटिक और अबायोटिक, जैव और अजैव संसाधन। ठीक, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। ऐसे संसाधन जो समाप्यता के आधार पर, जिनको हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य, ऐसे संसाधन जिसको आप भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या उन्हें नया रूप दे सकते हैं। भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। इनका हमारे पास सतत और प्रवाह चलता रहता है, इनका फ्लो हमारे पास कंटिन्यूअसली होता रहता है। इन्हें बोलते हैं हम नवीकरण योग्य, रिन्यूएबल संसाधन, जिनको कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। दूसरे प्रकार के हैं नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरण योग्य, जिसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते या दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अगर कुछ संसाधन अगर रिप्रोड्यूस होते भी हैं तो उनको कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ जैसे जीवाश्म अचक्रीय व एक बार प्रयोग होने से खत्म हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कांट रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, टेक्स millions of years to form, for example minerals and fossils. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें एक प्रकार के हैं व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो व्यक्तियों की निजी संपत्ति है, जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यानी कि उनकी अपने पर्सनल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जैसे भूखंड, घर व अन्य जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी पर्सनल होती हैं, ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल हाउस, वेल, ओन प्लॉट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। जो भी व्यक्तियों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो व्यक्तिगत संसाधन में आती है। दूसरे प्रकार की होती है सामुदायिक स्वामित्व वाले, जो कम्युनिटी ओन्ड होती है, जो पूरे समुदाय की होती है। सामुदायिक स्वामित्व वाले जो पूरे समुदाय की है, ये समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होती है, क्योंकि वो सामुदायिक है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो पूरे समुदाय के लिए है, तो ये सभी समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होती है। जैसे सार्वजनिक पार्क, बच्चे आप पार्क में खेलने जाते हैं तो वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो खेल के मैदान, प्लेग्राउंड्स में आप जाते हैं, तालाब देखे होंगे वहाँ पे। और उसके अलावा जैसे शमशान भूमि, जिसको हम क्रिमिनेशन ग्राउंड बोलते हैं, ये सब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। बिलोंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, एग्जाम्पल पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, बुरियल ग्राउंड्स एक्सेट्रा। अन्य प्रकार के संसाधन होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? किसी भी एक देश की सीमाओं के अंदर पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीवन, रेल। राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जो भी उस देश की राजनीतिक सीमाओं में पाई जाती है, वो सारी राष्ट्रीय संसाधन में आती है। इसके अलावा जो हमारा बॉर्डर, देश का बॉर्डर होता है, उसकी 12 समुद्री मील, जो जितने भी ओशंस होते हैं वो 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन उसी राष्ट्र की संपदा में आते हैं। जैसे हमारे जो बॉर्डर्स पे कुछ ओशंस होते हैं, महासागरीय क्षेत्र है, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक ही उस राष्ट्र की संपदा माना जाता है। मिनरल्स, वाटर्स,
forest, wildlife land within the political boundaries, oceanic area up to 12 nautical miles. अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। जो बॉर्डर लाइन होती है किसी भी देश के, उसके 200 समुद्री मील की दूरी तक किसी का भी अधिकार नहीं होता। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो स्वामित्व के आधार पर आपने पढ़े 4 प्रकार के रिसोर्सेज, व्यक्तिगत रिसोर्सेज, सामुदायिक स्वामित्व वाले रिसोर्सेज, संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बच्चे जी, इससे आप सारे प्रकार के संसाधन समझ पाएंगे और उनमें विभिन्नता कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं संभावी रिसोर्सेज वह कहलाते हैं, संभावी संसाधन उन्हें कहते हैं जो देश में हैं तो मौजूद तो हैं, परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा रहा। जैसे उतना ज़्यादा उनका उपयोग नहीं किया जा पा रहा किसी भी कारणों से। जैसे गुजरात और राजस्थान के बारे में हम देखें तो वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा है गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, लेकिन उतना ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इस तरह के संसाधनों को हम कहते हैं संभावी संसाधन, फाउंड इन अ रीजन but not being utilized when solar energy in गुजरात एंड राजस्थान। अगले प्रकार के संसाधन हैं विकसित संसाधन, जिनको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जो हमें मालूम है कि कितने तरह के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास और उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा कितनी है हमारे पास, वो सब आते हैं विकसित संसाधन में, रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड, एग्जाम्पल कोल। नेक्स्ट है स्टॉक, भंडार जो उपलब्ध हैं पर तकनीकी अभाव के कारण जिनको प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारे पास उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम उन सारे रिसोर्सेज को भली भांति प्रयोग कर सकें। जैसे कैन फुलफिल आवर नीड्स बट एट प्रेजेंट डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एज फ्यूल बट कांट यूज नाउ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन हमारे पास उतनी टेक्निक्स नहीं हैं कि हम उनको भली प्रकार अपने लिए उपयोगी बना सकें। अगले प्रकार के आते हैं संचित कोष, जिनको हम रिजर्व बोलते हैं, जो ऐसे रिसोर्स जिनको तकनीकी ज्ञान से प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास पूरी तरह से तकनीकी नॉलेज हो तो हम उन रिसोर्सेज को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ देशों के पास उतनी टेक्निक्स नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को अभी प्रयोग कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने उनको रिज़र्व करके रखा हुआ है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिज़र्व कर किया है। जैसे वी हैव केप्ट रिसोर्स रिज़र्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर डैम्स, जिनको हम भविष्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमने उनको सेव करके रखा हुआ है। बच्चे, अब आगे हम संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन नियोजन क्या है? प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन नियोजन क्यों ज़रूरी है? हम अपने इंडिया की बात करें, अपने भारत की बात करें तो किसी राज्य में कुछ रिसोर्सेज बहुतायत में पाए जाते हैं और किसी अन्य राज्य में कुछ और रिसोर्सेज बहुतायत में पाए जाते हैं। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए हमारे लिए संसाधन नियोजन बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? देश की सरकार रिसोर्स प्लानिंग का कार्य उनके अंडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि संसाधनों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। जहाँ जिस तरह के संसाधन की बहुतायत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जहाँ दूसरे वो संसाधन नहीं हैं वहाँ तक कैसे वो संसाधन पहुँचाए जाएँ, ये सब आता है संसाधन नियोजन में। इसके लिए
क्या किया जाता है? 3 स्टेप्स होते हैं संसाधन, 3 स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप है संसाधनों की पहचान। सबसे पहला पहचान करना कि किस राज्य में किस तरह के संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर एक लिस्ट बनाना, उन संसाधनों की लिस्ट बनाना। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड मेक अ लिस्ट। सेकेंड पॉइंट आता है उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कि उसके लिए उन संसाधनों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरह की एक्सपर्टीज़ और संस्थागत ढांचा चाहिए, उस सब का एक स्ट्रक्चर तैयार करना। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड सेटअप इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन संसाधनों को किस टेक्नोलॉजी, किन एक्सपर्ट लोगों की मदद और किस तरह के संस्थागत ढांचा की मदद से हम अपने लिए उपयोगी बनाएं। सेकंड स्टेप ये आता है। थर्ड है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। हर राष्ट्र अपने विकास के लिए योजनाएं बनाता है, हर देश अपने विकास के लिए योजनाएं बनाता है। उन योजनाओं का और संसाधन विकास जो योजनाएं होती हैं उनमें आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, उनमें समन्वय होना चाहिए कि हमारे पास हमारे संसाधन के विकास की क्या योजनाएं हैं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं आपस में एकीकृत होनी चाहिए, आपस में मैच होनी चाहिए। मैचिंग रिसोर्सेज प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप्स आते हैं संसाधन नियोजन के, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन तीनों स्टेप्स को पालन करें। पहले संसाधनों की पहचान करें और फिर उसके लिए एक लिस्ट बनाएं कि किस राज्य में, किस रीजन में कौन से संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और फिर उसकी ये लिस्ट तैयार करें कि किस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और राष्ट्रीय नेशनल जो योजनाएं, किसी भी राष्ट्र की जो योजनाएं हैं और संसाधन विकास की जो योजनाएं हैं वो आपस में मैच होनी चाहिए, यानी कि उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए। ये हमारे संसाधन नियोजन के 3 स्टेप्स हैं जिसको हम अच्छे से ध्यान। और बच्चे जी, आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि इन संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, जिससे हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से निम्न संकट पैदा हो गए हैं। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा हीट होना, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जो कि असहनीय गर्मी हो रही है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? जो रिसोर्सेज का डिसबैलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो हम बहुत ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप कहीं आने जाने के लिए आज आप देख रहे हैं परिवहन के बहुत से साधन हैं और उसमें से निकलने वाला गंदा धुआं जो पोल्यूशन फैलाता है हमारे वातावरण में, जो हमारी ओजोन लेयर, ओजोन परत को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इन सब बातों के लिए इन सब से बचा कैसे जा सकता है? हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम अपने संसाधनों का भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? सतत पोषणीय विकास के द्वारा हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कोई भी विकास जो कि वातावरण को, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ऐसा विकास जिसमें हमारे वातावरण को कोई हानि ना पहुंचे, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। हम विकास तो करें, कोई भी देश विकास करे, लेकिन वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, जिसे हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का अच्छे से उपयोग करें और ऑल्सो सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन। वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें, यानी कि संसाधनों को हम भविष्य के लिए भी रिजर्व करके रख सकें। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का भली प्रकार प्रयोग कर सकें। तो हम अपने संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, संसाधन संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संसाधनों को
कैसे भविष्य के लिए अपनी नई पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकते हैं सतत पोषणीय विकास के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। क्या करेगी? तो स्टूडेंट्स, आज हमने संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन किसे कहते हैं, जो कि आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा। क्या समझ आया? संसाधन का अर्थ। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वह सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें, जो हमें इजीली अवेलेबल हो, जो हमारी वह सारी वस्तुएं जो हमें इजीली अवेलेबल हैं। तकनीक, जो संसाधनों को हम तकनीकी सुविधाओं के द्वारा उपयोगी बना सकते हैं। तकनीकी सुविधाओं से उपयोगी, तकनीकी द्वारा हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, वो सब आता है रिसोर्स में, संसाधन में, रिसोर्स। उसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन में रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने 4 प्रकार से पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो संसाधन 4 तरह से वर्गीकृत किए गए हैं सारे संसाधनों को, जो आज आपने इस पॉइंट्स के हिसाब से समझा। और आप अभी क्लास के बाद इन सारे पॉइंट्स को नोट भी कर लेंगे और चैप्टर में से ये चैप्टर 1 निकाल के संसाधन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, और संसाधन नियोजन की 3 स्टेप्स कौन से हैं। मेन 3 स्टेप्स आपने पढ़े कि संसाधनों की पहचान करना, उसकी लिस्ट बनाना और उन संसाधनों को भली प्रकार कैसे प्रयोग करना है। उसके बाद आता है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से जो हम मनुष्य ही इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, और उससे हमारे पर्यावरण में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल क्राइसिस, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। उसके साथ साथ हमें कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। तो संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, सतत पोषणीय विकास के द्वारा। सतत पोषणीय विकास क्या है कि हम विकास तो करें लेकिन हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, हम किसी तरह से भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और हम विकास करते जाएं। बच्चे जी, आज आपने सीखा संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार के संसाधन हैं और उनको कैसे हमें उस संसाधन की प्लानिंग करनी चाहिए और उनको कैसे भविष्य के लिए भी कंजर्व करके रखना चाहिए। इसके साथ ही आज हम संसाधन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज आप इसको बुक में से पढ़ेंगे भी और मेन पॉइंट्स भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।